नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज अंतिम बार 10th के पार्ट की सीरीज़ में मैथ स्टैंडर्ड में हम सेक्शन ए कंप्लीट करने वाले हैं। तो कंप्लीट सेक्शन ए हम देखेंगे। ऑलमोस्ट 100 जितने क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इसके अंदर। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो बिकॉज कैश मार्क्स होते हैं 24 मार्क्स जो है वो आपका सिर्फ सेक्शन ए कैरी करता है। तो अगर आप ये भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपका स्कोरिंग ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए बच्चा देख लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। सो डैश इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। अब देखो, √6 परफेक्ट रूट है, नहीं। √5 परफेक्ट है, नहीं। √9 परफेक्ट है, हाँ। √9 का आंसर क्या होता है? 3। √9 का आंसर क्या होता है? 3। अब 3 तो रैशनल नंबर होता है ना, तो इन्होंने वही तो पूछा है। डैश इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है? तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी √9, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, नेक्स्ट। इफ HCF 65 117 इज इक्वल टू 65 m माइनस 117 देन m इज इक्वल्स टू डैश। देखो, अब पहले तो हम HCF निकाल देते हैं 65 और 117 का। तो 65 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ओके, मैं यहाँ कर लेती हूँ। 65 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 3 ज़ा 13। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 13 और 117 के निकाल देती हूँ मैं यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 10 11 39 3 ज़ा 13। तो ये कितना हो गया? 3 स्क्वायर इंटू 13। ओके, अब HCF क्या आएगा बेटा? HCF आपके सामने है, कॉमन नंबर क्या है? 13। सो यहाँ पे लोगों ने बोला है कि HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल्स टू 65 m माइनस 117। तो हमने HCF निकाल दिया 13। तो 13 इज इक्वल्स टू 65 m माइनस 117। ये 117 को यहाँ पे लेके आओ, तो 13 प्लस 117 इज इक्वल्स टू 65 m। ठीक है, सो 117 में 13 प्लस कर लेते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगा 130। So 130 is equals to 65 m. So 130 डिवाइड बाय 65 is equals to m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? So 130 डिवाइड बाय 65, 13 10 ज़ा, और ये हो जाएगा 13 5 ज़ा। ओके, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, कितना हो गया? 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द बिलो गिवन फैक्टर टेबल x प्लस वाई हमें निकालना है। तो चलो, अब अगर हम y को देखते हैं बेटा, ये रहा y, तो ये y जो है वो 2 2 से मिलके बना है। मतलब y क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो y तो 4 आ गया। और अगर आप x देखो बेटा, यहाँ पे ये रहा x, तो ये किससे मिलके बना है? y और 5 से। तो x जो है वो y इंटू 5, तो 5 और y कितना आया? 4। कितना आ गया? 20। हमें पूछा है x प्लस वाई बताओ, मतलब कि 20 प्लस 4 दैट इज़ 24। ठीक है, डन। नेक्स्ट, LCM ऑफ 23 35 एंड 46। 23 तो प्राइम नंबर है, उसका तो कोई फैक्टर निकलेगा ही नहीं। ये मतलब 1 इंटू 23 वही होगा। 35 का फैक्टर है 5 इंटू 7, है ना। और 46 का फैक्टर है 2 इंटू 23। ठीक है, सो एलसीएम क्या हो जाएगा? 23 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। 23 दो बार है तो वो एक ही बार लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और 23 इंटू 7, 23 इंटू 7 इंटू 10, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 14 15 16 16, और ये पीछे 0। तो क्या है बेटा? 1610। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ P एंड Q आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स देन देयर LCM इज डैश। अब PQ ही हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। देखो, PQ जो है वो कुछ अलग अलग प्राइम नंबर है। आप सपोज कर लो, चलो समझने के लिए सपोज करो कि P जो है वो 3 है और Q जो है वो 7 है ना। ठीक है,
तो अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, 3 इंटू 7 21 लिख दूँगी। मतलब मैंने क्या किया, पी और क्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे पी और क्यू दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, पी क्यू। ओके, नेक्स्ट, HCF of the smallest prime number and the smallest composite number is dash। देखो बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो रहेगा वो 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर आता है ना। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4। तो इनका HCF निकालना है। अब आपके सामने ही है, HCF क्या हो जाएगा इसका, 2। ठीक है, HCF से कॉमन, तो 2 ही कॉमन आएगा। ट्रू फॉल्स लिख देते हैं। पाई इज़ अ रैशनल नंबर, फॉल्स, वो तो इरेशनल नंबर होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, √3 माइनस √5 एंड √5 प्लस √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। देखो ये है √3 माइनस √5, इसको थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, तो √3 पहले लिख देती हूँ, तो √3 प्लस √5। अब आपके सामने है, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, a² माइनस b²। ठीक है, तो a की जगह पर √3 स्क्वायर माइनस √5², √3 इज़ 3 एंड 5² √5² इज़ 5, तो कितना है, -2। तो -2 तो रैशनल होता है ना, ये पूछ रहे हैं कि वो इरेशनल नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, HCF ऑफ 25 एंड 52 इज़ 1। देखो 25 का फैक्टर होता है 5², 52 क्या हो जाएगा, 2² इंटू 13, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 13। कुछ भी कॉमन आया इसके अंदर, नहीं, तो HCF क्या है, 1, तो यस इट्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n द लास्ट डिजिट ऑफ 4:n इज़ 0। पॉसिबल ही नहीं है। देखो 4:n, 4:1 इज़ 4, 4:2 मतलब 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 16, 4:3, 4 4 4 को 3 मल्टीप्लाई करो तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो कहीं पर भी आपको 0 तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, इफ़ x y z आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स देन देयर HCF इज़ 1। हाँ ठीक है, सीधी सी बात है ना, अलग अलग प्राइम नंबर है, समझो कि x जो है वो 2 है, y जो है वो 7 है और z जो है वो 11 है। अब क्या कॉमन है इसके अंदर, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF 1 ही लिखोगे ना, तो यस इट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट, इफ़ √3x, इफ़ क्यूब रूट ऑफ x पावर 3 अ पॉलिनोमियल, इफ़ येस देन स्टेट इट्स टाइप। तो पहले बताना पड़ेगा। देखो क्यूब रूट ऑफ x पावर 3, ये जो क्यूब रूट है इसको 1/3 तरीके से लिख सकते हैं, है ना, कोई भी रूट हो ना, कोई भी रूट हो उसको 1 में लिख दो। तो ये क्यूब रूट है तो इसलिए 1/3, पावर में क्या है 3, 3 3 कैंसिल, क्या बच गया, x⁻1। तो हम कहेंगे येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इन्होंने बोला इज़ अ पॉलिनोमियल, तो हमारा आंसर आएगा येस। कैसा, तो पावर क्या है बेटा, 1 है ना, तो जब डिग्री 1 होता है तो उसको हम कैसा बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये कैसा हो गया बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ p ऑफ k इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k फॉर द पॉलिनोमियल x p ऑफ x कॉल्ड। अगर p ऑफ k 0 है, देखो बेटा यहाँ पे हमें p ऑफ k इक्वल टू 0 बोला है, मतलब कि x की जगह पर आपको जब आप k डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। बात समझना, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल, जैसे कि मैं आंसर लिख दूँ यहाँ पर, समझो कि ठीक है ax प्लस b, ये एक पॉलिनोमियल है समझो। तो ये कह रहा है कि आपको x की जगह पर k डालना है, तो p ऑफ k, तो मैं आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फिर k क्या है, इट इज़ अ 0, मतलब ये रूट है तभी तो मैं आंसर 0 मिलेगा ना। ठीक है, ये क्या हुआ, ये उसका रूट है, रूट मतलब कि x की वैल्यू है, ये k जो है वो x की वैल्यू है जो हमें आंसर 0 दे रही है। तो इसका मतलब कि k क्या हो जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है,
ये पी ऑफ एक्स का क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब कि उसकी वैल्यू है, तभी तो हम लोगों को पी ऑफ के इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। बात समझ में आई? देखो मुझे लगा थोड़ा डाउट होगा आपको, मेरी बात समझो। एक यहाँ पे अपन कंडीशन लेते हैं, समझो, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये मेरी इक्वेशन है। अगर मुझे इस इक्वेशन को ज़ीरो साबित करना है, मतलब कि मुझे पी ऑफ एक्स क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए, तो मैं यहाँ पर x में क्या डालूँगी, तो मैं यहाँ पर x में जो है वो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी डालूँगी। तो ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी, आंसर क्या है, ज़ीरो। मतलब कि x की वैल्यू क्या मैंने डाली, x की वैल्यू मैंने डाली माइनस बी अपॉन ए। कैसे डाली वो अभी सोचने की ज़रूरत नहीं, मेन कॉन्सेप्ट समझो। तो मैंने x की वैल्यू क्या डाली, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो, क्योंकि ये डालने के बाद ही तो मुझे आंसर क्या मिला, ज़ीरो मिला। तो सिमिलरली यहाँ पर कह रहा है कि पी ऑफ के जो है वो आपको ज़ीरो आंसर दे रहा है। तो के क्या है, तो के इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। के एक्स की वो वैल्यू है, जैसे हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, माइनस बी अपॉन ए ना, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो के है, जो हमें आंसर क्या ला के देगा, ज़ीरो ला के देगा, शून्य। ओके, यहाँ पर ज़ीरो के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है शून्य, दैट मीन्स कि ज़ीरो, है ना, और एक होता है रूट, और यू कैन से वैल्यू ऑफ एक्स। दोनों को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ज़ीरो प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स 6x² माइनस 13x प्लस 3k माइनस 9 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके ज़ीरोज़ जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हमें के वैल्यू निकालनी है। ओके, तो समझो कि एक जो है वो अल्फ़ा एक है और दूसरा बीटा जो है, अब दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, एक्चुअली 1/अल्फ़ा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं अल्फ़ा इंटू बीटा करूँ यहाँ पर, तो जब भी ऐसा कुछ वैल्यू है ना वो के निकालना हो तो जनरली अल्फ़ा इंटू बीटा में चले जाना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा बीटा की जगह पर 1/अल्फ़ा लिखूँ, बिकॉज उन्होंने बोला कि एक दूसरे के उल्टे हैं। सी क्या है, तो ये आपके पास इक्वेशन है x² माइनस 13x प्लस 3k माइनस 9। ये हो गया ax², ये हो गया bx और ये हो गया c। तो c क्या है, c है 3k माइनस 9 अपॉन a क्या है बेटा 6। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 9 अपॉन 6 को यहाँ पे ले लो। 6 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 9, 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3k, कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 3k। सो 15 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। ठीक है, तो याद करना जब भी रेसिप्रोकल हो ना तो एक अल्फ़ा ले लेते हो और बीटा की जगह 1/अल्फ़ा, और हमेशा उसका क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे। सम में कोई खास अपने को आंसर मिलता नहीं है, प्रोडक्ट में ही मिलता है एक। अच्छा, दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि भैया ये जो हमें के निकालना है, ये के कहाँ पे मौजूद है, सी में मौजूद है ना, कहाँ पे है, सी में। तो सी कब आता है, तो सी तो प्रोडक्ट के टाइम पे ही आता है ना, सी अपॉन ए। तो इसके लिए ये भी एक लॉजिक है कि आपको सी अपॉन ए मतलब प्रोडक्ट ही क्यों लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये ग्राफ है हमारा x और y, क्या बोल रहे हैं, इस पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। हाउ मैनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव, तो ये x को कितनी बार काट रहा है बेटा, एक ही बार काट रहा है। x को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और कंडीशन नहीं, मतलब कि एक और चीज़ बतानी है, जस्ट नोट कर दो। यहाँ पर पैरेलल टू y एक्सिस था, अगर इसकी जगह पे पैरेलल टू x एक्सिस होता तो आप आंसर का लिखते 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके सामने ही है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ये y और x और ये पैरेलल टू x, तो x को कहीं पे काट ही नहीं रहा ना, x को कहीं पे काट नहीं रहा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये तो अपना मेन क्वेश्चन है, बट और में
ठीक है। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन हो और यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस की जगह पर अगर एक्स एक्सिस दिया जाता है तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री निकालना है। x³ - 5 ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर ऑफ पावर, तो 2 2 ज़ा 4, तो x⁴ प्लस 7x - 9। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है? 9। ठीक है, सॉरी 4। तो आप क्या लिखोगे? डिग्री इज़ 4। बहुत सारे बच्चे 3 लिख के आ जाएंगे, उनका ध्यान ना ये वाले पावर पे जाएगा नहीं, यहाँ पे 2 पे जाएगा तो उनको लगेगा कि हड़बड़ाहट मैथ्स में हड़बड़ाहट में यही मिस्टेक होती है, तो इसके लिए पावर 3 लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो गलत है। सॉल्व करके फिर आपको चेकआउट करना है कि हाईएस्ट पावर कौन सा है, दैट इज़ अ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मैनी पॉइंट्स डज द ग्राफ p of x = 4x - 11 टच द y एक्सिस? अब एक ही पे आएगा। ठीक है, अब आप कॉमन यहाँ पे समझ भी लो कि बेसिकली हमें इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 11, जो किसी मतलब का है ही नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको x की पावर देखनी। x की पावर क्या है? 1। तो अगर x की पावर 1 है तो इसका मतलब कि x से कितनी बार टच करेगा? एक बार। अगर इनकेस ये क्वेश्चन ऐसा होता है 4x² - 11, तो x की पावर क्या आती है? 2। तो 2 आती तो x पे कितनी बार टच करता? 3 बार। अगर इनकेस यहाँ पे पावर 3 आ जाती है, तो x की पावर 3 आई तो x पे कितनी बार टच करेगा? 3 बार। समझ में आया? ठीक है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इक्वेशन है उसके ऊपर x की पावर 1 है, इसके लिए वो टच करेगा ओनली एट 1 पॉइंट। इन हाउ मेनी पॉइंट्स ना? at only 1 point graph touches x axis। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द जीरोस p of x = x² + 4x - 21। ओके, ये तो आसान है। सम ऑफ द जीरोस मतलब कि -b/a है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो -b/a। अब अगर इसको आप कंपेयर कर ले तो ax² + bx + c = 0 के साथ, तो यहाँ पर a की जगह 1, b की जगह 4। ठीक है, तो -4/1, तो आंसर क्या आया? -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ़ 2 इज़ वन ऑफ द जीरो ऑफ p of x, x² + 3x + a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत आसान है, x की जगह पे 2 लगा दो, ये तो 9th जैसे सम्स आते हैं। तो p of x = x² + 3x + a, तो यहाँ पे हमें x की जगह 2 लगाना है, तो 2² + 3 2 + a। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इज़ वन ऑफ द ज़ीरो, मतलब कि ये वो वैल्यू है जिसको लगा के 0 मिल सकता है, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 ज़ा 6 + a, तो 10 + a, तो a के लिए क्या आ गया बेटा? -10। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मैनी मैक्सिमम जीरोस डज द पॉलिनोमियल विद द डिग्री n हैव? अब मैंने अभी यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। मैंने आपको क्या बताया, अगर पावर डिग्री 1 है तो 1 पॉइंट, डिग्री 2 होगी तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, मैंने बताया ना। डिग्री 3 होगी तो 3 पॉइंट्स, मतलब कि जितना ज़्यादा डिग्री होगा, जितना पावर होगा उतने ही पॉइंट्स पे कट करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, जितना पावर होगा उतने ही पॉइंट्स पे कट करेगा। तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है, हाउ मैनी मैक्सिमम जीरोस डज अ पॉलिनोमियल विद द डिग्री n हैव? n मतलब कि कुछ भी पावर, तो जितना पावर n होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n जीरोस। मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? n। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ बोथ द जीरोस इज 0 while 1 0 इज 3। ओके, फाइंड अ पॉलिनोमियल निकालना है। अच्छा, अब इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 दिया हुआ है। द सम ऑफ बोथ द जीरोस इज 0 एंड 1 0 इज़ 3। अगर सपोज करो, लेट वी कुड से कि अल्फ़ा जो है वो 3 है। ठीक है, तो 3 + बीटा = 0, तो बीटा = -3 हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा आ गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा?
-3 × 3 तो कितना हो जाएगा -9। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि पॉलिनॉमियल निकालो। तो पॉलिनॉमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -9। तो x² -9 आपका पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोस ऑफ p of x इज इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस k, इफ़ डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोस इज़ 1, मतलब कि अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल देते हैं। देखो, हमें जो रूल पता है पहले उस पर फोकस करते हैं। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब आपको ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा -5 माइनस, और ये b का -5 और a की जगह पर 1, तो आंसर क्या आया 5। और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। c क्या है k/1 दैट इज़ k। ओके, सो नाउ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। एक काम कर लेते हैं, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, इसका दोनों का स्क्वायरिंग कर लेंगे ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, और 1 की जगह 1। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। वो क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, स्पेशली स्टैंडर्ड वाले बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती हैं। डन। अब ये फॉर्मूला भी इसी तरीके से निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये डेरिवेशन बताऊँ फॉर्मूला का। एक्चुअली बहुत ईजी है, बट ठीक है, हम लोग सीधा फॉर्मूला पे जंप करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट्स अ सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन है, तो 1 मार्क क्वेश्चन में हम ज़्यादा लंबा तो जाने की कोई सेंस बनता नहीं है। तो तो इसकी जगह पे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा लिख दिया 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपन ने निकाल दी ऑलरेडी 5, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा k इज इक्वल्स टू 1। सो 25 माइनस 4k इक्वल्स टू 1। ये 1 यहाँ पे ले लिया, 4 के बाहर लेके आ जाएंगे, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4k। 24 इज इक्वल्स टू 4k, k इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 4 दैट इज 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहे हैं बेटा, व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ x 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखो, अभी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं अच्छे से रीअरेंजमेंट कर दूँ, तो पहले तो पावर 2 आना चाहिए, तो -2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो पावर 2 है, इसका मतलब कि ग्राफ तो हमारा कैसा होगा, पैराबोला। ठीक है, जब डिग्री 2 आती है ना ऊपर, डिग्री 2 तो पैराबोला आता है। बट यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस में। ठीक है, मतलब कि लेस देन 0। तो जब भी x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आए, तो आप क्या लिखोगे, ये बनेगा आपका नीचे की तरफ, तो आप क्या लिखोगे, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, मतलब कैसे ये हुआ, तो मतलब आपका इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो दैट इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ये पॉजिटिव में होता तो हम ऊपर की तरह बना देते। ठीक है, तो ऊपर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और नीचे हमेशा लेस देन 0 होता है। अब इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया इसके लिए, अगर पैराबोला लिख के आओगे तो शायद सही भी कर देंगे, बट वी हैव टू बी वेरी श्योर, बिकॉज हम स्टैंडर्ड में है ना बेटा, तो स्टैंडर्ड में ये छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, शार्प है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से हम आंसर में क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 zeros ऑफ अ ट्राइनोमियल। ओके, 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 zeros। तो हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा 3 zeros होते हैं इसके अंदर। तो अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो आता है उसका फॉर्मूला होता है -d/a।
ठीक है। अब d इज़ अ कांस्टेंट, तो ये क्या है 3, तो क्या हो जाएगा -3, और a क्या है दिस वन 2, तो आंसर क्या आया -3/2। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 zeros ऑफ द ट्राइनोमियल। अगेन सेम चीज़, यहाँ पे प्लस करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/a। ठीक है। तो माइनस, अब b क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म b होगा, तो माइनस फॉर्मूला का, और ये -13 नंबर का अपॉन 2, तो क्या आया 13/2। ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया ना बेटा कि ये जो है इसको कंपेयर करेंगे हम लोग ax³ + bx² + cx + d के साथ। ठीक है, इसके लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 2x² + 3x + 1 = x + 2 and 2x - 1 + m, then the m is what? ओके, तो देखो 2x² + 3x + 1 = x + 2, 2x - 1 + m। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2x² + 3x + 1 = देखो ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x² माइनस ये x यहाँ होगा तो -x, फिर ये यहाँ पे होगा 2 × 2 = 4 + 4x, 2 × 1 = 2 -2 + m। सो 2x² माइनस, देखो -x + 4x कितना हो जाएगा, +3x होगा ना, -1 + 4 + 3, सो +3x - 2 + m। सो 2x² + 3x + 1। अब देखो बेटा यहाँ पर ये 2x² ये 2x² सेम है, कट गया, ये 3x ये 3x सेम है, कट गया, क्या बचा हमारे पास 1 = -2 + m। ये 2 को यहाँ पे ले लो तो 1 + 2 = m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros ऑफ p of x, फाइंड 1/α + 1/β। चलो, तो जो निकालना है उसको देख लेते हैं। 1/α + 1/β निकालना है। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम का मतलब है कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बीटा यहाँ पे हो गया प्लस अल्फ़ा यहाँ पे अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, देखो ये हमारा ना, आप देखो इसको नंबर समझो ये 1/3 और ये 1/7 है। तो क्या करोगे आप, एलसीएम कैसे लोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7, इसको यहाँ पे कर लोगे तो 3, और फिर नीचे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वालों को तो 3 7 = 21 ऐसे लिखोगे ना, तो बस मैंने भी वही किया। ठीक है, आप ना नंबर में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है जब ऐसे अननोन चीज़ आती है अल्फ़ा बीटा तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो आप जो नंबरिंग में करते हो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो -b/a इंटू a/c, उसको उल्टा कर दिया तो a कैंसिल, तो क्या बच गया -b/c। -b क्या है, इसको कंपेयर कर लो ax² + bx + c के साथ, तो b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है 6, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट 7/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ़ p of x = 3x³ + x² + 5x + 1, देन d = what? लास्ट नंबर ना, इसको आप ax³ + bx + cx + bx² + cx + d से कंपेयर करोगे तो d की वैल्यू क्या आ जा रही है, लास्ट वाली 1, तो इसके लिए d की जगह क्या आएगा 1। नेक्स्ट, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द zeros ax² - 6x - 6 इज़ 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a, प्रोडक्ट 4 दिया हुआ है c, चलो कंपेयर कर लेते हैं इसको ax² + bx + c के साथ, तो c क्या है -6 अपॉन a। ठीक है, तो a यहाँ पे ले लो, 4 नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा a = -6/4, 2 3 = 2 2 ज़ा, तो a की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डैश इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x/2 - y/3 = 1। x/2 - y/3 = 1 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है,
चलो एलसीएम ले लेते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो 3x के साथ गया 3x माइनस 2y के साथ आया 2y होल अपॉन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू 1, इसको यहाँ पे ले लो। सो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला मतलब कि 6 अंदर आना चाहिए। सो 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, if the pair of equations have infinite zeros then the lines are, देखो अब infinite zeros अगर होते हैं तो lines कौन सी होती है, lines होती है coincident lines। so the lines are coincident। coincident मतलब क्या होता है कि एक लाइन का ग्राफ ऐसा बना तो दूसरा जो है वो उसके ऊपर चिपक के ही बनेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। चलिए नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू x अपॉन 2 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो y इज इक्वल टू x अपॉन 2, तो यहाँ पे y की जगह लिख देते हैं x अपॉन 2। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y की जगह पे x अपॉन 2 इक्वल टू 20। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x इक्वल्स टू 20। 5x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल टू 20 अपॉन 5, दैट इज आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स देन द नंबर इज व्हाट। अगर 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, वो 4 गुना ज़्यादा है उसके सम ऑफ द डिजिट से, तो नंबर क्या होगा वो बताना है हम लोगों को। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पे डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो हमें काम करते हैं, जो टेंस पे जो डिजिट है उसको हम x ले लेते हैं और यूनिट्स पे जो रहेगा वो y। इतना क्लियर ना, लाइक 2 डिजिट नंबर इस 10x प्लस y होता है, तो 10 पे x ले लिया और y का यूनिट ले लिया, तो इनका मल्टीप्लाई मतलब कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4 सम मतलब कि इनका प्लस हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। अब आगे कैसे सॉल्व करें, अब हम यहाँ पे हेल्प लेंगे ऑप्शंस की। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा, तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, देन द नंबर इज़, ये नंबर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पर, जैसे कि 88 इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 88 को मैं 10 इंटू 8 प्लस 8 लिखूँ ना, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 इज़ 80, 80 प्लस 8 इज़ 88। तो अगर इसको कंपेयर कर लूँ तो x क्या हो जा रहा है 8 और y क्या हो जा रहा है 8। अब रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि भैया x इंटू वाई, फॉर्मूला क्या बन रहा है अपना, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। तो x इंटू वाई, तो ये x की जगह 8 लिख दिया, y की जगह 8 लिख दिया। 4 8 प्लस 8, 8 8 ज़ा 64, 4 8 प्लस 8 कितना होता है 16, 16 4 ज़ा 64। चलो पहला वाला ऑप्शन ही सही था, मतलब वही आ गया, तो आंसर क्या है दोनों में सेम आया। तो इसका मतलब कि x और y कितना है 8 8 है, तो हमारा नंबर क्या है 88। वैसे आप बाकी सारे नंबर भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऑप्शन इज़ ए। ठीक है, ऑप्शन क्या आया 88। डन, चलिए नेक्स्ट, for a pair of linear equations if 1 by a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 then it has dash zeros, infinitely many zeros। क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कोइंसिडेंट लाइंस की है, तो आंसर क्या हो जाएगा infinitely many zeros। ठीक, नेक्स्ट, if pair of equations ax plus 2y equals to 7 and 2x plus 3y equals to 8 have infinite solutions then a is not equals to what। ठीक है, तो यहाँ पर ओके,
सो a1 की जगह पर a लिख दिया। कंपेयर कर लेते हैं इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो b1 क्या हो गया 2 और c1 अगर मैं इसको अंदर ले लूँ तो 7 का -7 हो जाएगा। सेम यहाँ पर a2 2 b2 3 और ये अंदर आ जाएगा तो c2 -8। ओके, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। तो a1 की जगह a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन -8, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सो a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, इसको यहाँ पे ले लो तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 3। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। ओके, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे इक्वल्स टू होगा a की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 3। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, if 3k minus 1x plus 4y equals to 24 and 15x plus 20y equals to 8k plus 13 have infinite many solutions, then k। सेम क्वेश्चन ही देखा जाए तो यहाँ पर तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं a1x b1y और इसको c1 के साथ। ठीक है, तो a1 आया हमारा 3k माइनस 1, ओके, b1 4 और c1 ये अंदर की तरफ आएगा तो इसके लिए -24। सिमिलरली यहाँ पर ये a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, मतलब एक्चुअली प्लस होना चाहिए। तो a2 की जगह 15, b2 की जगह 20 और c2 की जगह माइनस में 8k प्लस 13। ठीक है, सो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो 3k माइनस 1 अपॉन 15 इक्वल्स टू में b4 b2 20 इक्वल्स टू में c -24 -8k प्लस 13। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों को ले लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो ईजी रहेगा। सो 3k माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा तो 1 अपॉन 5। ओके, 15 को यहाँ पे ले लेती हूँ। सो 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। सो देयरफॉर 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, ये 3 को यहाँ पे ले लो तो k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 3, कैंसिल हो गया, 1 बचा। सो k माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो ये -1 यहाँ पे ले लो तो k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश शुड बी मल्टीप्लाइड टू y फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 एंड 5x प्लस y इक्वल्स टू 6 टू सॉल्व दैम बाय द एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, तो हो गया ना, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो कह रहा है कि y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो क्या लिखोगे आप 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, सिंपल है ना, तभी तो y का कोएफिशिएंट सेम होगा ना। चलिए नेक्स्ट, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 2.5 एंड 0.5x माइनस 0.3y इक्वल्स टू 1.1, देन x इज़ वॉट। ठीक है, तो 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 2.5। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक है, सब में एक एक नंबर ही है ना, तो सीधा पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे आप देखो तो 0.5x माइनस 0.3y इक्वल्स टू 1.1, इनके यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, हटा दिया तो 5x माइनस 0 हटा दो, 3y इज इक्वल्स टू 1.1 का 11 हो गया। ठीक है, x निकालना है ना, तो कर लेते हैं एलिमिनेशन। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 25, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। ओके, 3y कैंसिल आउट, कितना हो गया 9x इक्वल्स टू 36, तो x इक्वल्स टू 36 अपॉन 9, तो x इक्वल्स टू 4।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डैश इज अ लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इनमें से कौन सी लाइन इसके पैरेलल होगी? अब कंडीशन क्या होती है बेटा पैरेलल की? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जो भी इनमें से ऑप्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो इसमें a1 की जगह पर यहाँ पे 2 लगा दूँ, ओके, b1 की जगह पर 3 लगा दूँ और c1 की जगह पे माइनस 8 लगा दिया। चलो ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, मुझे तो 4th नंबर ही लग रहा है सही होगा, फर्स्ट नंबर ही, क्योंकि यहाँ पे क्या 4x और 3y, तो यहाँ पे a2 4 ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे b2 6 ले लिया और यहाँ पे c2 माइनस 12। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 1/2 आया। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये भी 1/2 आया, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा, तो ये 2/3 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल टू नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना इसके हिसाब से, तो अपना ए इज़ द ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एग्जाम में समझो। ये तो खैर लकीली फर्स्ट क्वेश्चन में ही अपना आंसर आ गया, नहीं तो आप बाकी को आप इस तरीके से कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। डैश इज़ अ कोइंसिडेंट लाइन इक्वेशन विथ। अब इनमें से कौन सी लाइन जो है वो होगी, वो कोइंसाइड होगी। अब कोइंसाइड के लिए क्या कंडीशन होती है? ओके, कोइंसाइड इसका मतलब कि इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, तो उसके लिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2, सबके लिए सेम चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो x मतलब कि ये a1 1 आया, b1 2 आया और c1 माइनस 4 आया, तो 1 2 माइनस 4 लगा दिया मैंने। सब इक्वल आना चाहिए। इसमें भी आई थिंक आ तो जाएगा, मैं पेंसिल से करूँ तो जैसे कि फर्स्ट में मैंने क्या लेना है 2 अपॉन में यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 नहीं आएगा ना, ये 1/2 आया, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आया, यहाँ पे 1 2 ज़ा, पर ये क्या है माइनस 1/2 आ रहा है, तो नॉट इक्वल, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं जाएगा। ओके, दूसरा ले लेते हैं हम लोग 1 2 और माइनस 4, ये क्या आया 3, ये क्या आया 6 और ये क्या आया -12। हाँ, ये हो जाएगा 1/3, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1/3, माइनस माइनस कट 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 1/3, तीनों सेम आया ना, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ 2 डिजिट नंबर हुज यूनिट डिजिट इज x एंड 10th डिजिट इज 4। ओके, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होती है 10x प्लस वाई, ये होता है 2 डिजिट नंबर हमारा, जिसमें हुज यूनिट डिजिट इज़ x, यूनिट डिजिट जो है वो x है, मतलब कि y की जगह पर क्या लिखना है मेरे को x लिखना है, प्लस 10th डिजिट इज़ 4, मतलब y की जगह पे x की जगह पे क्या लिखना है 4 लिखना है, तो क्या हो गया 4 10 ज़ा 40, 40 प्लस x आंसर होना चाहिए। 40 प्लस x कहाँ पर है? ओके, ए ऑप्शन। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना डैश इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ, ठीक है, डैश इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x माइनस 5y इक्वल्स टू -5। ओके, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू -5, और दूसरा क्या है 3x/2 माइनस 3y/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा, इसको मैं अच्छे से लिख दूँ तो 5x माइनस 5y, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इन सब के अपॉन में 2 है, कैंसिल आउट, सब निकल गया, तो क्या बच गया 3x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा सॉल्यूशन सेट है, तो पहले कंडीशन ये लिख दो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स c1/c2, ये लिखने का यही, फिर बाद में चेकआउट करने का कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो a1 b1 और c1 की जगह लिख दूँ 5 -5 और ये 5, और
A2 की जगह 3 या -3 या +3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5/3 इक्वल्स टू 5/3 इक्वल्स टू 5/3, तीनों सेम आए, मतलब कि इनफाइनाइट सेट है। कैसा हुआ, इनफाइनाइट की मैनी सॉल्यूशंस हो गया ना ये, क्योंकि कंडीशन तो ये वही कहलाती है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि इनफाइनाइट सेट। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if graph of equation x minus ky equals to 2 and 3x plus 5y equals to -5 are lines intersecting at one point। ओके, तो इन्होंने साफ साफ दे दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ये। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तीनों इक्वल नहीं होती है फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आप इसको इंटरसेक्टिंग लाइन से भी याद कर सकते हो, आप इसको यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आता है इसका, ठीक है, उससे भी याद कर सकते हो। के निकालना है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2, ये ना x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2, तो ये 2 को अंदर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0, तो ये 1, तो A1 की जगह 1 लिख दिया, इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 की जगह -के लिख दिया, इज़ नॉट इक्वल्स टू C की जगह -2 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, आई मीन दूसरी इक्वेशन, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -5, तो 3x प्लस 5y, ये -5 अंदर आएगा तो +5 इक्वल्स टू 0, तो A2 क्या आ गया 3, B2 क्या आया 5, C2 क्या आया 5। ठीक है, अब कोई भी दो ले लो यहाँ पर, तो 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -k/5, इसको यहाँ ले लो, तो -5/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -k, सॉरी प्लस, अब ये माइनस है यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा -5/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू k, मतलब k की वैल्यू कौन सी नहीं होगी, -5/3 k की वैल्यू नहीं होगी, उसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन के अंदर k नॉट इक्वल टू k इक्वल जो भी है, ठीक है, आपको ये आंसर लिखना है, तो -5/3। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्टिंग आंसर यहाँ पे नॉट इक्वल टू आना चाहिए था, पर ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था अपन ने वैसे लिख लिया है, तो इसमें टेंशन मत लेना, जो आपका के आता है ना, ठीक है वो। अच्छा, कई बार आपने एक काम और कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ के एक्सेप्ट -5/3, बाकी सारे वैल्यूज होंगे, तो आप ऐसा भी आंसर लिख के आओगे ना, तो जो बुद्धिमान टीचर होगा ना वो समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब कि इसके अलावा बाकी सारे के सारे आंसर्स जो है वो के की वैल्यू में आ सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट, इफ द एज ऑफ धर्म बिफोर y years was x years, then after 4 years his age will be dash। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। धर्म की एज बिफोर y years was x, बिफोर y years, बिफोर y years Dharam's age was x। Now at present, अगर मैं at present धर्म की एज की बात करूं तो वो x प्लस वाई हो जाएगा। अरे मैम क्या कर लिया, देखो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 5 साल पहले आपकी एज 10 साल की थी। ठीक है, तो अब अगर मैं अभी की प्रेजेंट एज की बात करूँ तो आप कितने साल के होंगे, 15 साल के होंगे ना, क्योंकि पहले 10 साल थी, फिर 5 साल आप ऐड कर लो, तो अभी की एज क्या हो गई 15 साल। बात आई ना समझ में? ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ पे किया, तो जैसे कि इन्होंने बोला है कि वाई ईयर्स पहले, समझो 5 साल पहले, ठीक है, वाई को 5 इमेजिन करो, तो 5 साल पहले धर्म की एज 10 साल थी, तो अभी एट प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, तो 5 प्लस कर लोगे तो x प्लस वाई। अब क्या बोल रहा है, देन आफ्टर 4 ईयर्स हिज एज विल बी, 4 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, आफ्टर 4 ईयर्स धर्म्स एज विल बी x प्लस वाई प्लस 4, जो भी एज है प्रेजेंटली, ये प्रेजेंट एज है ना, देखो आपको प्रेजेंट एज आपके पास होगा बेटा, तभी तो आप पास्ट और फ्यूचर निकाल पाओगे ना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे मेरा मेन टारगेट था प्रेजेंट एज को निकालना। अब इन्होंने बोला कि 4 साल के बाद क्या होगी, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 साल प्लस कर लो,
तो x प्लस वाई प्लस 4, तो अभी ऑप्शन कहाँ पर है ये, x प्लस वाई प्लस 4, ठीक है, ये x प्लस वाई प्लस 4, डी ऑप्शन. Now next, if unit digit of a 2-digit number is x plus 5 and 10th digit is x minus 5, then the number is dash. वाह वाह. अब डिजिट 2-digit नंबर हम क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है. अब कह रहा है कि टेंथ प्लेस की डिजिट क्या है, x माइनस 5, तो 10x की जगह पे x माइनस 5 लिख दिया, प्लस यूनिट डिजिट क्या है, x प्लस 5. सो 10 इंटू एक्स इज 10x माइनस 10 इंटू 5 इज 50 प्लस x प्लस 5. 10x प्लस x 11x माइनस 50 प्लस 5 माइनस 45. 11x माइनस 45, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द सॉल्यूशन ऑफ गिवन 2 लाइन्स इज डैश. देखो 2 लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल है, पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन आता है ना, नो सॉल्यूशन. या आप इसको नल सेट भी लिख सकते हो, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटर्न इन y फॉर्म एज. अच्छा y फॉर्म में लिखना है ना, तो 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. y फॉर्म मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपको जो भी आंसर उसमें y होना चाहिए, तो मतलब कि x को अकेला करना है. रिटर्न इन y फॉर्म ना, तो आपको यहाँ पे x को अकेला करना है. तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू, ये 5 वहाँ पे जाएगा माइनस 5, ये माइनस 2 यहाँ पे आएगा प्लस 2, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5, ये x नीचे आ गया, तो 2y माइनस 5 अपॉन 3, तो ये होगा y फॉर्म, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. द सम ऑफ एजेस ऑफ मदर फादर एंड 2 सन्स बिफोर x ईयर्स वॉज वाई. बाप रे. अच्छा, मम्मी पापा और उनके दोनों बच्चों की x ईयर्स पहले जो प्लस था उनका एज वो y था. देन z ईयर्स आफ्टर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी डैश ईयर्स. तो z ईयर्स के बाद कितना होगा, ठीक है. देखो मदर फादर और 2 सन, S1 प्लस S2 है ना, इनका प्लस, इन सबका प्लस y था. कब था, बिफोर x ईयर्स, कुछ साल पहले. तो अभी हम पहले मैं प्रेजेंट एज निकालूंगी भैया. तो प्रेजेंट ईयर के अंदर वो x प्लस हो जाएगा, तो मदर फादर और उसके दोनों बच्चों में x प्लस करना है. x कितनी बार प्लस करोगे बेटा, जितना है. देखो मम्मी की एज भी बढ़ेगी, पापा की बढ़ेगी, बच्चे की बढ़ेगी, इसकी, तो 4 लोग हैं ना, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस होगा. बात समझ में आई नहीं? चलो सुनो, देखो समझो मेरी बात को. यहाँ पर मदर फादर दोनों बच्चे, ठीक है. मम्मी की एज समझो 30 ईयर्स है, पापा की एज भी 30 ईयर्स मान लो, बच्चे की एज दोनों की 10-10 साल मान लो, 20 साल में शादी की लोगों ने, ठीक है. तो इन सबका प्लस हम करते हैं. अच्छा, ये वाली एज जो है ना वो मैं 5 साल पहले की मान रही हूँ, ठीक है. तो बिफोर 5 ईयर्स उनकी एज जितनी थी उनका प्लस कितना था, 60 70 80 ईयर्स का. तो प्रेजेंट में करूँ, तो प्रेजेंट में 5 साल का, तो मम्मी कितनी हो जाएगी, 35 की हो जाएगी. पापा कितने हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे. लड़का कितने का होगा, 15 का होगा, और ये भी लड़का कितने का होगा, 15 का होगा. तो अब अगर मैं प्रेजेंट बात करूँ, तो प्रेजेंट एज में 35 35 70 10 10 30, तो कितने हो गए, 100 ईयर उनका प्लस मिला गए. तो कितना गैप आया, 20 का गैप आया ना, 20 का गैप आया. 20 मतलब ये हुआ कि देखो 5 साल इसमें इंक्रीज हुए, 5 साल इसमें, 5 साल इसमें, 5 साल इसमें. कितनी बार 5 5 आया, 1 2 3 4,
तो 4 इंटू 5 21। तो अब आप इस 5 साल को x समझो तो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, तो 4x लिखूंगी ना मैं। अब बात समझ में आई कुछ? हाँ, बस ये समझाना था मेरे को। तो प्रेजेंट एज में बच्चे क्या करेंगे, अच्छा मैम ने कहा था x प्लस करना है, क्योंकि पहले के समय तो अपन ने वो किया था, पहले के समय एक ही बंदा था, यहाँ पे अपने पास 4 लोग हैं, तो इसके लिए 4 बार x प्लस होगा। चलो अब क्या बोल रहा है, देन वाई z ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, अब z ईयर्स आफ्टर z ईयर्स, तो z प्लस कर लो, तो m प्लस f प्लस s1 प्लस s2 प्लस 4x। ठीक है, ये प्रेजेंट एज। अब z ईयर्स दूरी पे, तो कितनी बार z, अब अगर सबकी एज बढ़ेगी तो 5 5 5 समझो बढ़ लेती है, तो फिर से 20, तो क्या हो जाएगी प्लस 4z। ठीक है, तो कितनी एज हो जाएगी बेटा, तो इनकी एज हो जाएगी 4x प्लस 4z। ठीक है, so the sum of their ages is 4x plus 4z। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर आप बोलोगे मैम पेपर बहुत टफ था, स्टैंडर्ड का समझ ही नहीं आया, कहाँ से आया, ऐसे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो मैंने कोशिश बहुत की है कि आपको ऐसे टिपिकल, क्योंकि सेक्शन ए में बच्चों को दिक्कत होती है, तो भाई टिपिकल वाले क्वेश्चन दूँ मैं आपको, ताकि आप कवर आप समझ जाओगे, तो ईजी तो आप खुद ही कर लोगे ना। तो मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मैं आपको यूनिक क्वेश्चंस दूँ। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो पेपर टफ बनाने की संभावना रखता हो। ओके, हालांकि मुझे कोई टफ तो लगता नहीं है, अगर आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो कोई भी सम आ जाए, कोई भी कुछ भी डिफिकल्ट लगने की चांसेस ही नहीं है। तो ये तकरीबन मैंने कुछ 100 क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर। मुझे इतना गारंटी है कि ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी पेपर उठाओगे और इसका सेक्शन नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कोई तकलीफ आने वाली होगी। एक बार ट्राई करना, मुझे बताना। ओके, चलिए। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 टचेज द y एक्सिस एट डैश पॉइंट। x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 y पे टच कर रहा है, y पे टच कर रहा है मतलब कि x उसका 0 होगा। ठीक है, इफ़ इट टचेज द y एक्सिस दैट मीन्स x एक्सिस इज 0, तो x की जगह पे 0 लगा दो। 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, माइनस 2y इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू -1। तो x कॉमा वाई दैट मीन्स 0 कॉमा -1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या होगा? सो ग्राफ होगा बेटा अ स्ट्रेट लाइन which passes through origin और y एक्सिस itself। देखो क्यों, देखो अगर हम लोग ये एक ग्राफ ले रहे हैं, समझो कि आपके पास पॉइंट है 0,3, x0 है ना, 0,3। ठीक है, तो ये 0 1 2 3। अब इस पॉइंट को आप कहाँ प्लॉट करोगे, 0,3 पे आपने वहाँ यहाँ प्लॉट किया, और ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन तो वाई एक्सिस खुद ही है। तो अब ऐसे लिख दो स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रही है, यहाँ तो आप ऐसे लिख दो कि वाई एक्सिस इटसेल्फ, वाई एक्सिस खुद ही आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, इफ़ द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पासिस थ्रू ओरिजिन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब कि x कॉमा वाई क्या होगा, 0,0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में x की जगह 0 लगा दो, y की जगह 0 लगा दो, तो क्या होगा 0 इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक, अगर ये कोई नॉर्मल कंडीशन होती तो जो भी कांस्टेंट होता वो आ जाता। ठीक है, तो सी की वैल्यू 0 होगी इस इक्वेशन में, और एल्स सी की वैल्यू जो भी होती है वो कोई ना कोई कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इफ ए इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज 0, देन व्हाट इज इट्स ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? तो देखो बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए 0, बी नॉट इक्वल टू 0, सी भी 0, तो ये 0 हो गया, तो बी वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन बी, तो वाई इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब y 0 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें तो समझो कि x जो है वो कुछ भी होता, अब जो x भी यहाँ पे 0 ही हो जाएगा बिकॉज कोई मतलब तो है नहीं, तो y जो है वो 0 है, तो मतलब 0 यहाँ पे आया, ठीक है। और समझो चलो x कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 3 होती, y की वैल्यू 0, तो ये 0 और समझो 3 आया, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा ना, ठीक है। इसका मतलब कि द व्हाट इज़ द ग्राफ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड द x एक्सिस। ऊपर ही देखा था y एक्सिस वाला, बस वही चीज़ है यहाँ पे खाली, फॉर पॉलिनोमियल नहीं आएगा, फॉर लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल चल जाता है, पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3y/4 प्लस 21/5 एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एलसीएम ले लो, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ, तो 3 5 ज़ा 15y, 21 इंटू 4 84 होल अपॉन 20, ये 20 को यहाँ पे ले लो, 20x इज इक्वल्स टू 15y प्लस 84, सो 20x माइनस 15y माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, so now sin x plus 10 is equals to half, so what is the value of x, देखो sin x plus 10 is equals to half, so sin x plus 10 equals to, ये हाफ किसका वैल्यू होता है, साइन का, साइन 30 का होता है, साइन 30, तो साइन साइन हटा दो, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/sin² माइनस 1, अब sin² क्या होता है, cos² होता है ना, ठीक है। हमें पता है 1/sin इज इक्वल्स टू cosec², तो ये sin² है तो cosec² हो जाएगा, सो cosec² माइनस 1 इज़ वॉट, तो देखो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, cosec² आइडेंटिटी है ना, cosec² माइनस cot² इज इक्वल्स टू 1, अब ये 1 अंदर आएगा तो cot² बाहर चला जाएगा, तो cosec² माइनस 1 इज इक्वल्स टू cot² आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा cot², ओके। दिस इज द आइडेंटिटी बेटा। नाउ नेक्स्ट, इफ tan θ इक्वल्स टू 1 देन sin θ इंटू cos θ वॉट, देखो tan θ इज इक्वल्स टू 1, tan की कौन सी वैल्यू बेटा 1 होती है, tan 45 होती है, तो 1 की जगह tan 45 लिख दिया, तो थीटा कितना आया बच्चा 45, तो यहाँ पे sin θ इंटू कॉस θ, तो sin 45 इंटू cos 45, sin 45 होगा 1/√2 इंटू cos 45 1/√2, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, तो आंसर क्या आया 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड sin बीटा इक्वल्स टू 1/2, सॉरी cos बीटा, sin अल्फा इज 1/2, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है 30 होती है ना, तो sin 30, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 30, cos बीटा 1/2, तो cos बीटा, cos में 1/2 कब आता है 60 में आता है, cos 60, तो बीटा क्या आ गया बच्चा 60, हमें बोलना पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ, तो 30 प्लस 60 कितना आ गया बच्चा 90, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan² θ माइनस sec² θ इक्वल्स टू 1, अब बच्चे tan² θ माइनस sec² θ इक्वल्स टू 1 बच्चे ये लिख के आ जाएंगे। अब एक्चुअली हमारी फॉर्मूला क्या होती है, हमारी फॉर्मूला ऐसी होती है sec² θ माइनस tan² θ इक्वल्स टू 1 आता है, और यहाँ पे इन्होंने उल्टा दिया है, इन्वर्स दिया हुआ है, ठीक है। इन्वर्स दिया है तो अगर मुझे ऐसे अरेंज करना है तो यहाँ पे वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी -1। अच्छा बाकी तुम लॉजिक समझो, देखो ये tan² θ यहाँ माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, sec² θ या प्लस में या माइनस में है, इसको यहाँ पे ले लिया,
तो समझो कि इसको वहाँ पे ले लेती हूँ और ये इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा वहाँ चला गया तो माइनस का प्लस हो गया, सेक्स स्क्वायर वहाँ पे चला गया तो प्लस का माइनस हो गया, और ये वन यहाँ पे अंदर आया तो क्या होगा, -1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइक अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट, अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है ना, माइनस प्लस का गैप दिखता है, तो अपनी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगर हमारी अरेंजमेंट एक्चुअली आइडेंटिटी तो अपनी ये है, पर इन्होंने यहाँ पे टेन स्क्वायर पहले लिखा तो अरेंजमेंट चेंज है ना, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसमें साइन का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे +1 है तो हमारा आंसर में क्या आएगा, -1, ठीक है। बच्चे जो है वो ये लिख के आ जाएंगे हर बार आर्ट में, उनको याद नहीं रहेगा कि ये टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, फॉर्मूला में तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वो बच्चे को याद नहीं रहेगा, तो 1 लिख के आ जाएगा ऑप्शन देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी 1 मार्क कट जाएगी फिर बच्चे की। ना इफ a = 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ cos 2a, cos 2a की जगह पर 30 डिग्री, तो cos 60 वैल्यू होती है 1/2, सिंपल। नेक्स्ट साइन स्क्वायर 3x + 30 + cos स्क्वायर 2x + 45 = 1, तो फिर x की वैल्यू क्या है। साइन स्क्वायर 3x + 30 + cos स्क्वायर 2x + 45 = 1, so therefore sin square 3x + 30 = 1 - cos स्क्वायर 2x + 45। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं ना, बस। तो यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर, ये थीटा ही तो है और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लगा दूँगी मैं, 2x + 45। यहाँ पे लिखोगे बिकॉज, अगर ये सम 2 मार्क में आता है तो ज़रूर लिख देना, ठीक है। कि क्या लिखना था, मैं भूल गई, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने वो चीज़ इसकी जगह पे साइन स्क्वायर लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 3x + 30 और साइन स्क्वायर 2x + 45, साइन स्क्वायर चला गया, 3x + 30 = 2x + 45, x इकट्ठे ले लो, सो 3x - 2x = 45 - 30, तो 3x - 2x इज x, 45 - 30 इज 15, तो आंसर क्या है बच्चा, x = 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों क्या क्वेश्चन बोल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा एंड थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा। देखो टेन स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा। अब बेटा अपने को पता है, अभी भी हमने जस्ट देखा भी, cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, दिस इज द आइडेंटिटी, है ना। तो इसकी जगह पे 1 लगा दूँ मैं, तो टेन स्क्वायर थीटा = 1, ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो रूट में आ जाएगा। अब √1 क्या होता है, √1 तो 1 ही होता है, सो टेन थीटा = 1। अब बेटा टेन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, 10 45 1 होता है ना, तो 10 कैंसिल, तो थीटा कितना आया 45, तो ऑप्शन इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। a sin theta = 3 and a cos theta = 4, then what is the value of a? a sin theta = 3 and a cos theta = 4, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया sin थीटा = 3/a, है ना, और ये हो गया cos थीटा = 4/a, है ना। अब साइन क्या होता है, साइन होता है भैया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होगा, ये होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेसिकली ए क्या है, ए तो हाइपोटेन्यूस ही है ना। अच्छा तो अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल ले लेती हूँ तो ये हाइपोटेन्यूस, ये ए, बाकी समझो कि ये वाला एंगल कंसिडर करते हो तो ये ऑपोजिट आ गया,
3 और ये एडजस्टेंट आ गया 4, पाइथागोरस थ्योरम से लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² = 4² + 3²। हालांकि पता हो जाना चाहिए 3, 4 और 5 ये ट्रिपलेट्स माने जाते हैं, तो आप डायरेक्टली भी 5 लिख सकते हो। तो 16 + 9 25। ओके, तो a की वैल्यू 25 का रूट, तो a कितना आ गया बच्चा 5। ठीक है। 59 क्वेश्चन, इफ tan थीटा = 5/12 देन cos थीटा इज व्हाट। अब देखो बेटा, आपको tan थीटा दिया हुआ है 5/12। tan क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। cos क्या होता है, cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अभी एडजेसेंट क्या है यहाँ पर 12, मतलब कि अपना आंसर क्या आना चाहिए 12 में आना चाहिए। तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये आता है आपके पास 12 में 12/13 12/5। फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखो मैं लॉजिकली बता रही हूँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो इट इज़ ऑलवेज द लार्जेस्ट साइन, लार्जेस्ट वैल्यू होती है ना इसकी। तो ये छोटा वाला तो होगा नहीं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना, वो तो कहाँ दिक्कत है। मैं जस्ट एक बता रही थी कि यू कैन ऑल्सो सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि आपको अगर MCQ आता है तो आपको कहाँ सॉल्यूशन दिखाना है। तो अगर आपको ये सम में आता है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो भैया जैसे ABC, इसको मैं थीटा मान लूँ, तो ये हो गया अपोजिट 5, ये हो गया एडजेसेंट 12। ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो लगा दो हाइपो स्क्वायर = 12² + 5², 144 + 25 169। तो हाइपो स्क्वायर इज़ 169, तो हाइपो इज़ 169 का रूट दैट इज़ 13। ठीक है, तो क्या हो गया 12/13 आ गया ना, सेम आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan थीटा = 5/12, अब भी वाला सेम क्वेश्चन ही देखा जाए तो। ठीक है, तो tan A = 5/12। अब ये क्या है, ये है ऑपोजिट, ये हुआ एडजेसेंट। अब देखो हमने ऊपर अभी अभी हमने निकाला हाइपोटेन्यूस 13, तो मैं इसमें नहीं निकाल रही हूँ। और वैसे भी कुछ ट्रिपलेट्स ना बेटा याद कर लिया करो, 5 12 के साथ 13 आता है। ठीक है, 3 4 के साथ 5 आता है, दीज आर सम ट्रिपलेट्स। तो 13 मेरा आ गया यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली इसको कर लेती हूँ, बाकी तो मैंने सिखा दिया तो रिपीट क्या करूँ, यू आर इन द स्टैंडर्ड ना यार। तो साइन A + cos A मल्टीप्लाई बाय सेक A। साइन A क्या होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है 5, सॉरी साइन क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो ऑपोजिट क्या है 5, हाइपो कितना आया 13। कॉस क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट इज 12/13। सेक क्या होता है भैया, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 12/13 है तो सेक उसका उल्टा 13/12। चलो इसको पहले प्लस कर लेते हैं, 5 + 12 होल अपॉन 13 इंटू 13/12। 5 + 12 कितना हो जाएगा 17/13 इंटू 13/12। 13 में कैंसिल, आंसर क्या आया 17/12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों 61 नंबर क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A, B एंड -A, -B। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है, तो लेट्स से कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B और B के है -A, -B। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 क्या है -a -x1a होल स्क्वायर, y2 क्या है -b -y1 की जगह b होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, 4a² प्लस 4b²। 4 कॉमन निकाल दो, तो a² प्लस b²। 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो हो गया रूट में, तो रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 आया, तो 2 आ गया अंदर, बच गया √a² प्लस b²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AB इफ A 1, 2 एंड B 3, -2 इज गिवन। अब मिड पॉइंट मतलब कि सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि ये AB है,
और ये पी इज़ द मिड पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होल अपॉन टू y1 प्लस y2 होल अपॉन टू। x1 क्या है, जैसे कि ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x1 की जगह पर 1 प्लस 3 होल अपॉन टू, y1 की जगह पर 2 माइनस 2 होल अपॉन टू, 4 अपॉन टू, 0 अपॉन टू, दैट इज़ 2, 0, ठीक है। 1 ज़ा 2 ज़ा और ये तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 0,3, B 5,0, D 0,0 are the three vertices of rectangle ADBC. Then find the length of the diagonal. Rectangle ADBC, ठीक है। A दिया हुआ है 0,3, B दिया हुआ है 5,0 और D दिया हुआ है 0,0। तो आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। अब देखो डायगोनल, अगर मैं ये इन्होंने ADBC बोला तो ADBC के हिसाब से AB इज अ डायगोनल, तो डायगोनल का लाइन निकालना है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। सो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज़ 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। तो लेंथ कितना आया, √34। नेक्स्ट क्वेश्चन, perimeter of triangle with the coordinates -4,0, 4,0 and 0,3 will be, ओके। तो मैं ना ये बना देती हूँ यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, ठीक है। तो देखो अभी ये क्या है, -4,0, -4,0, तो -4,0 यहाँ पे आएगा, ये 4,0, 4,0 और ये 0,3, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है पेरीमीटर, तो सारे के सारे साइड्स देखने पड़ेंगे पहले हम लोग को। इसके अंदर क्या होगा, देखो बेटा, अब ये डिस्टेंस, ये ABC, तो ये कितना है 4 का और ये कितना है 4 का, तो टोटल BC कितना हो गया 8, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, तो ये डिस्टेंस कैसे देखेंगे हम लोग, तो देखो ये कितना है बेटा, ये है 4, ये कितना है, ये है 3, मैंने आपको बताया था 3, 4, 5 का ट्रिपलेट याद करना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5। सिमिलरली ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी क्या हो गया 5। तो सबको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 5 + 5 10, 10 + 8 18, तो आंसर कितना आया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास कोऑर्डिनेट जैसे A -4,0, B 4,0 और C 0,3, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से AB, BC और AC निकाल दो, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से फिर भी आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो आप उसको आगे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ आ जाएगी, तो आपको यही सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट, मुझे ये शॉर्टकट लगा, अदरवाइज़ आपको ये नहीं क्लियर हुआ तो आप डिस्टेंस फार्मूला से आप निकालोगे, आपको आंसर 18 मिलेगा, चेकआउट कर लेना और कमेंट में बताना कि आंसर आपका सेम आया कि नहीं आया डिस्टेंस फार्मूला से, इफ़ यू आर डूइंग दैट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ AM अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3 A', B, then M divides AB from the point A in the dash ratio.
देखो ये ए बी, ए एम बी, ए एम बी, ए एम अपॉन ए बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 1/3। मतलब कि ए एम कितना है 1 और पूरा ए बी कितना है 3, मतलब कि बी एम कितना हो गया 2। तो उन्होंने बोला कि एम जो है वो पॉइंट ए से कैसे डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है 1:2 में, 1:2 में। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। ओरिजिन में तो सिंपल सॉल्व कर लो इसको। जैसे ओरिजिन होगा, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये ओरिजिन का 0, तो 0 ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर रूट में। ठीक है। तो x1 क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, तो कितना आया 5। ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज। ठीक है, अभी भी तो आसानी है। ए बी का डिस्टेंस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 माइनस -4 होल स्क्वायर, y1 में 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस आया। ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, तो कितना आएगा बेटा √32। ठीक है। यह आंसर भी ठीक है। अगर आपको √32 को करना है तो कितना हो जाएगा, √32 क्या होता है 16 2 ज़ा 32 होता है ना, 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4√2। ये भी एक तरीका है। ठीक है। अदरवाइज आपको इसका जिससे निकालने आता आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ dash is a point lying on perpendicular bisector of line segment joining the points A and B. Dash is a point lying on perpendicular bisector of a line segments joining. ओके, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए और बी दो पॉइंट्स को जोड़ती हुई एक लाइन है। डैश इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इसको एक लाइन काट रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि इक्वल हिस्सों में काट रही है। जिस पॉइंट पे काट रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो इन शॉर्ट आपको ये सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने और कुछ नहीं करना। तो मिड पॉइंट है ये। ठीक है, मिड पॉइंट। तो सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही होता है ना। x1 इज़ -3, x2 इज़ +3 डिवाइड बाई 2, y1 इज़ -5, y2 इज़ +5 डिवाइड बाई 2, -3 प्लस 3 0/2, 0/2, इसका मतलब कि 0,0। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द पॉइंट ऑन द y एक्सिस लाइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम ही चीज़ है, खाली यहाँ पे आपको y एक्सिस बोला हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको A1,5 B4,6 है, ये पॉइंट है P, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लिखा ना बाइसेक्टर, तो काट रहा है वो ऑन y एक्सिस, मतलब कि y की कोई ना कोई वैल्यू होगी बट x 0। ठीक है। सो बेटा हमें ये P के जो वैल्यू है वो बेसिकली निकालना है। तो P जो है वो इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू PB। सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ पर भी PB के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे मैम आपने x1 माइनस x2 लिखा, यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। तो ये रूट और ये रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर
ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x1 की जगह पर 1 -4 होल स्क्वायर, सॉरी AP के लिए x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x2 क्या है यहाँ पर 0 प्लस y1 क्या है 5 -y होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब इसके लिए PB के लिए ये जो होगा वो x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 -4 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर, ठीक है। सो 1 - 0 इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज़ a² -2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब y की जगह पर, ठीक है। यहाँ पे 0 -4, तो -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी a माइनस b होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज़ y² -2y6 प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 25 -2 5 = 10y प्लस y² इज इक्वल टू 16 प्लस y² -12y प्लस 36, y² कैंसल आउट, ठीक है। सो 1 + 25 इज 26 माइनस 10y इज इक्वल टू 36 प्लस 16 प्लस 36 इज 52 माइनस 12y। तो चलो इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको वहाँ पे ले लेते हैं। तो -10y प्लस 12y इज इक्वल्स टू 52 माइनस 26, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 26, ओके। तो y इज इक्वल्स टू 13। सो जो p की वैल्यू थी वो क्या थी 0, y, दैट मीन्स 0, y, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0, 13, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। थ्री, 4, 4, 5, 2, 3, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स साइड। तो समझो यहाँ पे मैं D ले लेती हूँ मिड पॉइंट, यहाँ पे E और यहाँ पे F, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन नहीं करते। अच्छा, तो अब मिड पॉइंट्स में अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब डायरेक्टली करो चलो, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। तो 3 + 4 7, 7/2, 5 + 4 9, 9/2। तो इससे कोऑर्डिनेट्स आ गए 7/2, 9/2। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब क्या हो जाएगा 3 + 2 5, 5/2, 4 + 3 7, 7/2। चलो अब यहाँ पे आ जाओ 4 + 2 6/2, 5 + 3 8/2। ये तो कटिंग हो सकता है, मतलब कि क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो क्या हो जाएगा 3, 4, ठीक है। सिंपल, ठीक है, सीधा सीधा आ गया इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A 0, 0, B 2, 0 एंड C 2, 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। जीरो, 0, 2, 0, 2, 4। तो बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो डिस्टेंस, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू x1 - x2। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ए सेक्शन है तो थोड़ा सा भी अपन को स्पीड करना है। तो 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 0, तो कितना आया 4, ओके। रूट में आएगा, सीधी सी बात है, तो क्या होगा 2, डन। चलो अब ABC निकाल देते हैं। 2 माइनस, ओके, x1 - x2 होता है ना, तो x1 - x2, तो 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 - 2 0, तो ये तो गया -4 होल स्क्वायर,
16 का स्क्वायर कितना आएगा 4। AC निकाल दो। AC क्या है 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 4 + 16 कितना आया 20। एक भी साइड सेम नहीं आई ना, एक भी साइड सेम नहीं आई यहाँ पर। सो एक आ रहा है हमारे पास 2, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है √20। देखो बेटा, अब एक साइड AB 2 आई, BC 4 आया और AC √20 आया। तो आइसोसेलेस तो है नहीं, क्योंकि कोई भी साइड दो में से कोई भी इक्वल नहीं है। इक्विलेटर में एक भी साइड इक्वल नहीं है। एक्यूट पॉसिबल ही नहीं है। अब राइट एंगल ट्रायंगल, बट चेक तो करना पड़ेगा ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, दो साइड्स का स्क्वायर तीसरे साइड के इक्वल होना चाहिए। तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, AB² + BC² = AC² करके। तो 2² + 4² = √20²। 4 का स्क्वायर 16 √20 का स्क्वायर 20। 4 + 16 20, 20 = 20 सेम आया। तो यस, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड 2AB = DE। ठीक है, देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो हमारे साइड्स रेशो में होंगे। तो मैं AB/DE लिख दूँ = BC की वैल्यू दी हुई है, तो BC और EF निकालना है। तो BC/EF बाय द BPT थ्योरम। अब AB और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है 2AB = DE, तो DE की जगह पे 2AB लगा दूँ BC क्या है 8 और EF निकालना है। AB कैंसिल आउट, 1/2 = 8/EF। तो EF ये यहाँ पे आया, ये वहाँ पे चला गया, तो 8 × 2, तो EF = 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। हमें एंगल्स दिए और एंगल्स निकालने भी है। तो एंगल A एंगल D के इक्वल, B E के और C F के। अब इन्होंने A दिया हुआ है 45, E दिया हुआ है 56, C निकालना है। तो बस एंगल्स में प्रॉपर्टी लगा दो, 45 और 56 प्लस कर लो 11, 10, 180 में से 101 माइनस कर लो तो 9, 79 कितना हो जाएगा 79, क्योंकि ट्रायंगल में सबका एंगल का प्लस तो 180 डिग्री होता है ना, तो इनको प्लस करके 180 माइनस कर लिया, तो एंगल C कितना आया 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ। अब इन सब के आपको स्टेटमेंट्स लिखने को आ सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग RHS कंडीशन। RHS कंडीशन का स्टेटमेंट क्या होता है, देखो उधर क्या लिखोगे इसके अंदर, आपका स्टेटमेंट ऐसा होगा, इफ़ द रेशियो ऑफ hypotenuse and one side of a right angled triangle is equal to the ratio of hypotenuse and one side of another right angled triangle, then two triangles are similar। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्या है SAS ना बच्चों, सेकंड SAS
ठीक है, तो क्या कह रहा है इसके अंदर, व्हेन वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल of another triangle and the sides are including, मतलब ये साइड्स इन ट्रायंगल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, ओके, इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, जो साइड्स इन एंगल्स को इंक्लूड करते हुए प्रपोर्शन में है, आर इन द सेम प्रपोर्शन, या रेशियो भी लिख सकते हो बेटा इसके अंदर, देन the triangles are said to be similar. ठीक है, चलो ये हो गया. अब क्या है, ए कंडीशन, थर्ड वाली. कोई भी एक आ सकती है, स्टेट ऐसे लिख सकते हैं, स्टेट ए कंडीशन ऐसे करके 1 मार्क के अंदर. सो ए कंडीशन. अब वो क्या कह रहा है, when two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then the two triangles are considered या said to be similar. ठीक है, डन. नेक्स्ट, SSS कंडीशन, फोर्थ. ठीक है, SSS. सो क्या है, when the corresponding sides of any two triangles are in the same ratio, then their corresponding angles will be equal, and the triangles will be considered as similar. अभी टेक्स्ट बुक में सारे स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा. अगर इसमें नहीं हो तो आप, मतलब इससे समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्टेटमेंट को लर्न करना है, दैट्स इट. नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर. ठीक है, कंडीशंस फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर. दो ट्रायंगल सिमिलर हो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए. एक तो एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और दूसरा साइड्स आर इन रेशियो. ये दो कंडीशन होती हैं तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.